हेलो दोस्तों, आज है 16 नवंबर 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का वीडियो भी स्पेशल होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप वीडियो को जब शेयर करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले तो आप देखिए, बिहार में हार के बाद खड़गे के घर पर बैठक हुई। यानी बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने शनिवार को दिल्ली में पहली समीक्षा बैठक बुलाई और ये बैठक पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई है, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी मौजूद रहे। इस बैठक में नेताओं ने चुनाव नतीजों की समीक्षा की, संगठन की कमियों पर चर्चा की और आगे की रणनीति को लेकर सुझाव दिए। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी अब ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर बिहार में इतनी बड़ी हार क्यों हुई है। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी करने के आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के मुताबिक पार्टी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठा कर रही है और 2 हफ्तों में देश के सामने रखेंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बताएं, बिहार में कांग्रेस ने इस चुनाव में 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। जबकि साल 2020 में बिहार में 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 6 सीटें जीत पाई हैं। इधर बिहार में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में मंथन हो रहा है। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। लल्लन सिंह और संजय झा के साथ चर्चा हुई। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद पटना में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शनिवार शाम को बिहार में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में मीटिंग भी हुई, जिसमें अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े मौजूद रहे। लल्लन सिंह और संजय झा के साथ सरकार गठन को लेकर भी चर्चा हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में शनिवार की सुबह से ही नेताओं का आना जाना जारी रहा। वहीं पीएम मोदी ने सूरत एयरपोर्ट पर शनिवार को बिहार के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार ने हाल के विधानसभा चुनाव में जाति की राजनीति को ठुकरा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों को हार मिली है उन्हें इस सदमे से बाहर निकलने में महीनों लगेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि बिहार का टैलेंट दुनिया में हर जगह है और यहाँ के लोग दुनिया की राजनीति को समझते हैं। बिहार ने सांप्रदायिकता के जहर को ठुकरा दिया है। एनडीए ने बिहार में 243 सीटों में से 202 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जनजातीय गौरव दिवस पर नर्मदा में 9,700 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिली। 2,000 करोड़ की कल्याण योजना भी शुरू हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, बिहार से आ रही है। अपनी एक किडनी देकर लालू यादव की जान बचाने वाली रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनका कोई परिवार नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार की फूट खुलकर सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले तेज प्रताप को घर से निकाला गया था। अब चुनाव खत्म होने के बाद रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ दिया और तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घर से निकलने के बाद रोहिणी आचार्य ने कहा कि उनका कोई परिवार नहीं है, उन्हीं लोगों ने घर से निकाला है, उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है। सारी दुनिया सवाल कर रही है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि खराब प्रदर्शन को लेकर रोहिणी पर आरोप लगाया गया। कहा गया कि परिवार के विवाद की बात सार्वजनिक होने से चुनाव में गलत संदेश गया। विवाद के बाद रोहिणी सिंगापुर चली गई तो चुनाव प्रचार के लिए रोहिणी को बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ राघोपुर प्रचार के लिए जाने दिया गया। रोहिणी छपरा की अलग अलग सीटों पर जाना चाहती थी। चलिए इसके अलावा देखिए, आप बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में एनडीए ने बहुमत हासिल किया है, जबकि जन सुराज को कोई भी सीट नहीं मिली है। चनपटिया सीट पर मनीष कश्यप की हार के बाद वे भी भावुक हो गए। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपनी मां की तस्वीर साझा करते हुए अपने संघर्ष और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह हार नहीं मानेंगे और प्रयास जारी रखेंगे। मनीष कश्यप भी बिहार चुनाव में हार के बाद भावुक नजर आए। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही मध्य प्रदेश भोपाल से। भोपाल में करनी सेना के आंदोलन के बीच भेजा गया 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सीएम हाउस से लौट आया। मुख्यमंत्री जी मौजूद न होने के कारण मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अधिकारियों ने करनी सेना पदाधिकारियों से बातचीत की और 25 नवंबर तक हरदा प्रकरण सहित अन्य मांगों के समाधान का भरोसा दिलाया है। प्रतिनिधि मंडल के लौटते ही कार्यक्रम स्थल पर इसकी घोषणा कर दी गई। दरअसल आपको बताएं, इससे पहले करनी सेना खुशीलाल ग्राउंड में अपनी 15 मांगों को लेकर एक बड़ा क्षत्रिय क्रांति सम्मेलन कर रही थी। करनी सेना का सीएम हाउस की ओर कूच हुआ, पुलिस ने रोका भी। बोले कि मांगे नहीं मानी तो भोपाल को नेपाल बना देंगे। फिलहाल 10 दिन का आश्वासन मिला है। इधर आप देखिए, राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए मुकेश अंबानी और अमिताभ बच्चन को भी न्योता। पीएम मोदी कारीगरों से मुलाकात भी करेंगे। 25 तारीख को आम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और अभी इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। 25 नवंबर को होने वाला आयोजन मंदिर निर्माण के पूरा होने का प्रतीक माना जा रहा है और इस दिन आम भक्त मंदिर में रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मंदिर ट्रस्ट ने भी लोगों से घर पर रहकर ही कार्यक्रम का हिस्सा बनने की अपील की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अब किसी भी अपराध में आरोपी नाबालिग भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले सिर्फ बालिग आरोपियों को ही गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने का हक था। इधर आप देखिए, कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की आहट, सिद्धारमैया शिव कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाएं भी हो रही हैं। कर्नाटक के मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच राजनीतिक पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की नई दिल्ली यात्रा पर उत्सुकता से नजर रख रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के दोनों प्रभावशाली
प्रभावशाली नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा लिखित पुस्तक के विमोचन में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में है। सत्तारूढ़ कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी से मुलाकात की और उनसे चर्चा की है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 25 दिसंबर 2025 से कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू हो जाएगी। अकाशा एयर पहली फ्लाइट उड़ाएगी जो दिल्ली से नवी मुंबई आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, जो मुंबई का दूसरा बड़ा हब बनेगा, कनेक्टिविटी भी बढ़ाएगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी कैपेसिटी के साथ ये साल 2026 तक 9 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करेगा। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, अमेरिका से आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप 2 राज्यों में हार के बाद टैरिफ पर पलटे हैं। बीफ कॉफी से टैरिफ हटा दिया है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्जीनिया और न्यू जर्सी में हुए चुनाव में हारने के बाद अब टैरिफ से पीछे हट रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें बीफ, कॉफी और फलों समेत दर्जनों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर लगे टैरिफ को हटा दिया गया है। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने विदेशी कर्मचारियों को सस्ता नौकर बताया, कहा कि हमें इनकी जरूरत नहीं। H-1B वीजा खत्म करने की तैयारी। अमेरिका में H-1B वीजा विवाद के बीच विदेशी मजदूरों को लेकर छिड़ी बहस अब और तेज होती दिख रही है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने विदेशी कर्मचारियों को सस्ता नौकर बताया और कहा कि हमें उनकी जरूरत नहीं है। वेंस ने विपक्षी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स का मॉडल कम वेतन वाले प्रवासियों को देश में लाने पर जोर देता है और ऐसे में अमेरिकी लोगों के रोजगार, वेतन और समृद्धि को नुकसान पहुंचेगा। वेंस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का मॉडल दूसरा है, जो अमेरिका में डेवलपमेंट का रास्ता खोलेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी मजदूरों को तकनीक से मजबूत बनाना चाहिए, न कि सस्ते विदेशी श्रम पर निर्भर होना चाहिए। फिलहाल आपको बताएं, H-1B वीजा को लेकर ट्रंप की पार्टी एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, जिससे अमेरिका में भारतीयों की एंट्री मुश्किल हो सकती है। और तो आपको बताएं, राष्ट्रपति ट्रंप की करीबी और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा है कि जल्द ही H-1B वीजा खत्म करने को लेकर विधेयक लाया जाएगा। इधर देखिए, अब गाजा को 2 हिस्सों में बांटेगा अमेरिका। ग्रीन जोन पर इजराइल का कंट्रोल, इसे दोबारा बसाया जाएगा। फिलिस्तीन को खंडर रेड जोन मिलेगा। अमेरिका गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान भी बनाया गया है। इस तरह का दावा द गार्डियन की एक रिपोर्ट में किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। चीन ने एक बार फिर सोने की दुनिया को चौंका दिया है। देश के पश्चिमी हिस्से में स्थित सिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के कुनलुन पर्वतमाला में एक दुर्लभ और विशाल सोने का भंडार खोजा गया है। सरकारी भूवैज्ञानिकों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इस भंडार में शुरुआती अनुमान के मुताबिक 1000 टन से अधिक सोना मौजूद हो सकता है। ये खोज न केवल चीन की खनन क्षमता को मजबूत करती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर सोने के बाजार को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। तो चीन ने एक बार फिर सोने की दुनिया को चौंकाया और 1000 टन से अधिक सोना मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। इधर आप देखिए, चीन से नोट छपवा रहे भारत के 5 पड़ोसी देश नेपाल ने 43 करोड़ नोट के प्रिंटिंग के ऑर्डर दिए हैं। सस्ती छपाई से अमेरिका, ब्रिटेन का बाजार छिन रहा है, यानी भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों की तरह ही नेपाल भी अब अपनी करेंसी प्रिंटिंग के लिए चीन का रुख कर रहा है। नेपाल राष्ट्रीय बैंक ने भी 7 और 8 नवंबर को ही 1000 रुपए के 43 करोड़ नोटों की प्रिंटिंग के लिए एक टेंडर जारी किया था और इस टेंडर को चीन की एक कंपनी ने जीत लिया है। नेपाल के अलावा श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड भी अपनी करेंसी चीन में छपवाते हैं। और बात करें पिछले कुछ सालों में, तो चीन एशियाई देशों की करेंसी का बड़ा केंद्र बन चुका है ना। और अगली बड़ी खबर आप देखिए, घर आए हुए रिश्तेदारों ने अलमारी से 14 तोला सोना चुरा लिया। ये खबर आ रही है छत्तीसगढ़ कांकेर से। कांकेर में आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से फिलहाल 10 लाख के जेवर बरामद भी हो गए हैं। यानी कांकेर जिले में घर आए हुए रिश्तेदारों ने 10 लाख रुपए की चोरी कर ली। ये मामला चारामा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। महाराष्ट्र में भी स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 2 दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा और 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, सेकंड हैंड वाहन खरीद पर RC ट्रांसफर की जाए जरूरी। CTI ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मांग की है। दिल्ली में हुए विस्फोट में शामिल कार कई हाथों में बेचे जाने के बाद भी उसका मालिकाना हक पूर्व मालिक के नाम पर ही होने से पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त की एक गंभीर खामी फिर से उजागर हुई। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में शामिल आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद जिस I-20 कार का इस्तेमाल कर रहा था ना दोस्तों, वो गाड़ी उसके नाम पर नहीं थी और ऐसे में अब सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने पर RC ट्रांसफर को जरूरी बनाए जाने की मांग की जा रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड इन इंडस्ट्री यानी CTI के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने बताया कि दिल्ली और देश में 1/3 से ज्यादा सेकंड हैंड वाहन मूल खरीदार के नाम पर ही चल रहे हैं। फिलहाल CTI ने केंद्रीय परिवहन मंत्री को पत्र लिखा है। भारतीय स्टेट बैंक 30 नवंबर 2025 से ऑनलाइन SBI और योनो लाइट पर अपनी M कैश सर्विस बंद कर देगा। ग्राहक अब M कैश के जरिए पैसे भेज या क्लेम नहीं कर पाएंगे। SBI बैंक ने यूजर को भविष्य में सभी मनी ट्रांसफर के लिए UPI, IMPS, नेफ्ट और RTGS इस्तेमाल करने की सलाह दी है। तो ये बड़ा बदलाव भी SBI बैंक के ग्राहकों को देखने को मिलेगा। BBC से वसूलेंगे $5 अरब का हर्जाना। डॉक्यूमेंट्री मामले पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अपने भाषण के गलत तरीके संपादन के मामले में वह BBC पर $5 अरब के हर्जाने का मुकदमा दायर करेंगे। आपको बताएं, BBC इस मामले में 2 बार माफी मांग चुका है और उसके 2 जिम्मेदार अधिकारियों ने इस्तीफे भी दिए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल इससे संतुष्ट नहीं है। चीन ने अपने नागरिकों को जापान की यात्रा न करने की सलाह दी है। दोनों देशों में तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये कदम फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से पानी छोड़े जाने के बाद उठाया
गया है, जिस पर चीन ने आपत्ति जताई है। इस फैसले से जापान के पर्यटन उद्योग को नुकसान हो सकता है और राजनयिक संबंध और भी खराब हो सकते हैं, और इसीलिए चीन ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे जापान की यात्रा न करें। इधर ईरान ने बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच अपने मोबाइल इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का बड़ा परीक्षण किया। चुने हुए यूजर्स को भेजे गए अलर्ट के जरिए सरकार ने दिखाया कि वे किसी भी संभावित संघर्ष या आपात स्थिति के लिए तैयारियों को तेज कर रही है, और इसीलिए ईरान में कई लोगों को मोबाइल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट मिल रहा है। इधर मारुति ने ग्रांड विटारा की 39,506 गाड़ियों में खराबी बताकर वापस रिकॉल किया है। मारुति सुजुकी ने 9 दिसंबर 2024 और 29 अप्रैल 2025 के बीच बनी हुई ग्रैंड विटारा एसयूवी को वापस बुलाने की घोषणा की है, और इस रिकॉल प्रक्रिया में कुल 39,506 गाड़ियां शामिल हैं। कंपनी को यह शक हो रहा है कि कुछ मॉडलों में स्पीडोमीटर असेंबली में लगे फ्यूल लेवल इंडिकेटर और चेतावनी लाइट सही तरह से फ्यूल की जानकारी नहीं दिखा रहे हैं। प्रभावित वाहनों में ईंधन की स्थिति गलत दिखाई दे सकती है, और ऐसे में वाहन का ईंधन अचानक खत्म हो सकता है। इससे समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं, खास करके राजमार्गों पर या सुनसान जगहों पर गाड़ी चलाते समय। तो ऐसे में अगर आप भी मारुति सुजुकी के ग्राहक हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना VIN यानी वाहन पहचान संख्या डालकर ये पता लगा सकते हैं कि उनका जो वाहन है वो रिकॉल प्रक्रिया के अंतर्गत आ रहा है या नहीं। इधर आप देखिए बुलेट का क्रेज भी लोगों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। रॉयल एनफील्ड की Q2 सेल में 43% की जबरदस्त उछाल देखी गई। भारतीय बाजार में त्योहारों की मांग और टैक्स में राहत का सीधा फायदा रॉयल एनफील्ड को भी मिला है। कंपनी की 350 सीसी कैटेगरी, जिसमें क्लासिक 350, मेट्योर 350, हंटर 350 और बुलेट 350 जैसी बेस्ट सेलर बाइक शामिल है, और इनकी सेल में 46.2% की ग्रोथ दर्ज हुई। इधर सेल के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। उच्च पेंशन पर कोलकाता हाई कोर्ट की मोहर लगी है। 50,000 लोगों को फायदा मिलेगा। कोलकाता हाई कोर्ट ने सेल कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन के लाभ को बरकरार रखा है, और इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर भी है, क्योंकि अब उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल पाएगी। यानी अदालत का जो ये फैसला वो सेल कर्मचारियों की पेंशन योजना के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण जीत है। दिल्ली में फायर NOC का नवीनीकरण अब पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। CM रेखा गुप्ता ने वेबसाइट यानी पोर्टल लॉन्च करके कहा है ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं लाल किला में 19 नवंबर से शुरू होगा गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर खास कार्यक्रम। 50,000 लोग जुटेंगे। दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। कारोबार को रजिस्ट्रेशन के 21 वर्ष बाद नवीनीकरण की अनिवार्यता को खत्म किया है, यानी अब 21 साल बाद रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अन्य व्यक्ति के साथ में रह रही शादीशुदा महिला और उसके साथी को सुरक्षा देने से साफ इंकार कर दिया है। अदालत ने पाया कि महिला पहले से शादीशुदा है। अदालत ने कहा कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति के कानूनी अधिकार का अतिक्रमण या उससे अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पहले से ही विवाहित और कानून का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति एक अवैध संबंध के लिए इस अदालत से सुरक्षा की मांग नहीं कर सकता है। दरअसल महिला और उसके साथी ने याचिका दायर की थी। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि यदि महिला का अपने पति से कोई मतभेद है तो सबसे पहले उसे कानून के मुताबिक अपने पति से तलाक लेना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक से श्रीनगर थाने में धमाका हुआ था। 9 लोगों की जानें गई है, 32 घायल हुए हैं। बताया जा रहा कि सैंपल लेते समय अमोनियम नाइट्रेट में ब्लास्ट हो गया। आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात को करीब 11:22 के लगभग एक बड़ा धमाका हुआ था, और उस धमाके में 9 लोगों ने जानें गंवाई है, 32 लोग घायल हैं। जम्मू कश्मीर के DGP नलिन प्रभात के मुताबिक ये एक हादसा था। इधर दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर का एक नया वीडियो और फोटो भी सामने आया है। फरीदाबाद में दुकान पर फोन चार्ज करता दिखाई दिया। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज हुई है। इस हमले को लेकर लगातार कई खुलासे हर रोज हो रहे हैं। वहीं दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर बुरहानपुर पहुंची NIA की टीम संदिग्ध डॉक्टरों की तलाश में यूनिवर्सिटी के नेटवर्क को भी एजेंसी खंगाल रही है। साथ ही ये भी अपडेट आ रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट से तार जुड़ने के बाद पकड़ी गई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन सईद देश में धमाकों को अंजाम देकर देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रही थी। उसने दिल्ली ब्लास्ट से 7 दिन पहले ही पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराई थी। जांच में खुलासा हुआ कि शाहीन को मैडम सर्जन कोड नेम दिया गया था, और सूत्रों के मुताबिक इनकी मुस्लिम लड़कियों को भर्ती कर हमलों के लिए तैयार करने की योजना भी थी। कुल मिलाकर 25 से 30 व्यक्तियों का नेटवर्क जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद से जुड़ा हुआ भी मिल रहा है। नुह के डॉक्टरों का आतंकी कनेक्शन। हिरासत में लिए गए तीनों डॉक्टरों का अल फलाह यूनिवर्सिटी से नाता रहा। यानी दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट की जांच अब नुह पर भी केंद्रित होती दिख रही है। नुह के अब तक 5 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, जिसमें 3 डॉक्टर हैं, और तीनों का फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से नाता रहा है। वहीं आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर मुजमिल को अमोनियम नाइट्रेट बेचने वाला एक खाद बीज विक्रेता भी नुह का बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का शनिवार को 9वां दिन रहा। यूपी में यात्रा तीसरे दिन आगे बढ़ी। इसमें प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी मथुरा से शामिल हुई। यात्रा बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर और एक्टर राजपाल यादव भी शामिल हुए। मृदुल कांत शास्त्री, देवकी नंदन ठाकुर, स्वामी चिदानंद सरस्वती ने भी पदयात्रा में शिरकत की। साथ ही आप देखिए झारखंड हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली समारोह में पहुंचे न्यायमूर्ति सूर्यकांत। कहा कि उच्च न्यायालयों को अस्पतालों के इमरजेंसी वार्डों की तरह त्वरित और सटीक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक इमरजेंसी वार्ड देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। साथ ही आपको बताएं कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL इतिहास के तीसरे महंगे प्लेयर वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर दिया है। KKR ने
11 साल तक टीम का हिस्सा रहे आंद्रे रसेल को भी रिलीज कर दिया। आईपीएल कमेटी ने शनिवार को रिटेन, रिलीज और ट्रेड लिस्ट जारी की है। सैमसन सीएसके का हिस्सा बने, वहीं जडेजा और करण आरआर में शामिल हुए हैं। इधर आप देखिए, लुधियाना में एक ऑटो ड्राइवर को 25 लाख की लॉटरी निकली। 50 रुपए में दोस्त के साथ टिकट ली थी। पंजाब कैबिनेट बैठक में भर्तियों पर मुहर लगी है। पंजाब में शनिवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के लिए अलग कैडर बनाने का फैसला लिया गया है, ताकि हमारे युवा उस कैडर में भर्ती हो सके। बीबीएमबी कैडर में 3000 से अधिक पोस्टों को भरा जाएगा। इसके अलावा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नियम बनाने की जिम्मेदारी सामाजिक सुरक्षा विभाग को सौंपी गई है। डेंटल मेडिकल कॉलेजों में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ी है, 65 साल कर दी गई है, जो पहले 62 साल थी। साथ ही हरियाणा सरकार ने दयालु सेकंड योजना शुरू की है, जिसके तहत सड़कों पर घूम रहे पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। दरअसल ये योजना दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का हिस्सा है और इसका लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार पहचान पत्र के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। हरियाणा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण अपडेट है। इधर आप देखिए, राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का रिजल्ट घोषित हो गया है। दूर संचार और ड्राइवर पद के लिए सेलेक्ट अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई है। 30 नवंबर से पीईटी पीएसटी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वैसे भर्ती में कुल 10,000 पद शामिल है, लेकिन अभी दूर संचार और ड्राइवर के लिए जो 1469 पद है, इसके लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए चुना गया है। 7,395 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए सिलेक्ट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, रिश्वतखोर आरआई के पास 2 पेट्रोल पंप है। पत्नी के नाम पर एक क्रेशर प्लांट भी, लोकर की भी जांच की जाएगी। राजस्थान के राजसमंद जिले से ये बड़ी खबर है। राजसमंद में 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए भू अभिलेख निरीक्षक यानी आरआई से पूछताछ और जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इधर मोहन भागवत ने कहा कि विकास हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचा। 4% जनसंख्या 80% संसाधनों का उपयोग करती है। अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब। जयपुर में मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया की 4% जनसंख्या 80% संसाधनों का उपयोग करती है, जबकि 96% लोग इससे वंचित हैं। विकास हो रहा है, लेकिन जिनके लिए हो रहा है वे बेहद कम है। मोहन भागवत ने कहा कि असंतुलित विकास विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। जैसे जैसे विकास बढ़ रहा है, अमीर हो रहे हैं और गरीब। ये केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया की स्थिति है। दुनिया के चिंतक भी यही कह रहे हैं। इधर आपको बताएं, राजस्थान में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और हॉस्पिटलों के अधीक्षकों के प्रैक्टिस बंद करने के फैसले का विरोध शुरू हुआ है। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार का यह कदम क्लिनिकल चिकित्सकों को हाशिए पर धकेलने वाला। इधर राजस्थान सरकार ने डीजी लॉ एंड ऑर्डर का एक नया पद बनाया। संजय अग्रवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान सरकार ने पुलिस प्रशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किया है। कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए डायरेक्टर जनरल डीजी लॉ एंड ऑर्डर का एक नया पद बनाया गया है। इधर आपको बताएं, राजस्थान में किसान भाइयों के लिए खबर एग्री स्टेक परियोजना से जुड़ी हुई है। किसान भाई घर बैठे ही चेक कर पाएंगे फार्मर रजिस्ट्री की आईडी। ये कृषि योजनाओं के लिए जरूरी है। संशोधन पटवारी और तहसीलदार के अनुमोदन पर ही होगा। साथ ही आप देख सकते हैं, भोपाल में घर से नकली नोट छप रहे थे। आरोपी ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस में काम का अनुभव है। 2.25 लाख रुपए के नकली नोट मिले। भोपाल में पुलिस ने घर में नकली नोट छापने वाले एक युवक को अरेस्ट किया है। इधर मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद एक्शन हुआ। कफ सिरप बनाने वाली 32 कंपनियों की जांच की गई। 7 में खामियां मिली है, 5 पर रोक लग गई है। वहीं इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन के प्रभावित 8 गाँव में विरोध की रणनीति बनी है। 17 नवंबर को इन गाँवों से किसान न्याय यात्रा निकाली जाएगी और इसके लिए सभी गाँव में बैठक आयोजित कर न्याय यात्रा का खाका भी तैयार कर लिया गया है। इंदौर उज्जैन के बीच नए ग्रीनफील्ड 4 लेन की हाइट को लेकर प्रभावित उज्जैन जिले के 8 गाँव के किसानों ने विरोध की रणनीति बनाई है। साथ ही आप देखिए, शनिवार रविवार को नई 186 सीटर फ्लाइट। बेंगलुरु के लिए वीकेंड पर इंडिगो की एक और उड़ान का तोहफा। भोपाल से बेंगलुरु के लिए जाने वाले हवाई यात्रियों को अब इस रूट पर एक और उड़ान मिल रही है। इंडिगो ने हर शनिवार और रविवार को भोपाल बेंगलुरु के लिए 186 सीटर फ्लाइट का संचालन शुरू कर दिया है। बेंगलुरु रूट पर ये नई फ्लाइट का शेड्यूल आप देख सकते हैं। इधर देखिए आप, उद्योगों के भूमि उपयोग नियमों में बदलाव। मध्य प्रदेश के मंडीदीप, गोविंदपुरा और पीथमपुरा जैसे औद्योगिक क्षेत्र लंबे समय से जमीन की कमी से जूझ रहे हैं। यहाँ पर नए निवेश के लिए जमीन लगभग खत्म हो चुकी है। इसे देखते हुए अब सरकार ने उद्योगों को भूमि उपयोग नियमों में छूट दी है। अब उद्योगों को पहले से खरीदी गई जमीन पर 33% तक अधिक निर्माण करने की जगह मिल सकेगी और साथ ही औद्योगिक प्लॉट पर निर्माण में पीछे की तरफ और बगल में जमीन खाली छोड़ने की बाध्यता नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से जुड़ी खबर आ रही है। कर्मचारियों पर एस्मा लगा दिया गया है। काम करने से मना करने पर गिरफ्तार कर सकती है सरकार। 25 लाख से ज्यादा किसान भाई धान बेचेंगे। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर, बिलासपुर जिले में तौल पूजा के साथ खरीदी का शुभारंभ हुआ। हालांकि इन सबके बीच कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से टोकन नहीं मिलने पर किसान भाई परेशान भी नजर आए और ऐसे में सरकार ने कर्मचारियों पर एस्मा लगा दिया है। धान खरीदी केंद्रों में काम नहीं करने पर सरकार कर्मचारियों की गिरफ्तारी करा सकती है और यह आदेश 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। पहले दिन 188 केंद्रों में किसानों से 18,639 क्विंटल धान की खरीदी हो पाई है। इधर आपको बताएं, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रिया से पुंगनूर नस्ल की मादा बछिया का जन्म हुआ है। बछिया को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ी। इस नस्ल की गाय को दुनिया की सबसे छोटी गाय के रूप में जाना जाता है। वहीं देखिए आप, मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे में गड़बड़ी नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ से ये खबर है। हाई कोर्ट ने कहा कि नियमों के मुताबिक बदलाव हुआ। एनआरआई सीटों को मैनेजमेंट में बदलने के खिलाफ याचिका खारिज हो
हो गई है। इधर लखनऊ में 4 कुत्ता मालिकों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा है। जांच के दौरान कागज नहीं दिखा पाए। लखनऊ में पेट लाइसेंस जरूरी है। कुत्ते का लाइसेंस, रेबीज टीकाकरण सर्टिफिकेट और शपथ पत्र देकर बनवाया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट आपको दिखाई गई है स्क्रीन पर। साथ ही आप देखिए, किसानों को बांटे जाएंगे रबी फसलों के 11 लाख क्विंटल बीज। यूपी सरकार की ये बड़ी पहल है। यूपी सरकार सब्सिडी पर 11,12,000 क्विंटल बीज बांटने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इधर आप देखिए, फिरोजाबाद से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मकान का पता नहीं है, लेकिन बेनामा कराने के लिए पहुंच गए नकली खरीदार और विक्रेता। दरअसल फिरोजाबाद में फर्जी तरीके से बैंक लोन लेने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये गिरोह के सदस्य नकली बेनामा बनाकर बैंक से लोन लेने की फिराक में थे। उप निबंधक की सतर्कता से मामला पकड़ में आया और पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। जांच में स्टाम्प पेपर, वारिसान प्रमाण पत्र और अन्य डॉक्यूमेंट भी फर्जी पाए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर उत्तर प्रदेश में अब रेवेन्यू शेयरिंग पर जमीन मिलेगी। लीज रेंटल मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास के लिए लैंड बैंक के विस्तार और एमएसएमई हेतु प्लग एंड प्ले मॉडल लागू करने पर जोर दिया है। लीज रेंटल मॉडल का प्रस्ताव किया, जिससे उद्योगों को तैयार औद्योगिक शेड किराए पर मिल सके। इधर यूपी में फर्जी जीएसटी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। एक ही नंबर से दर्जनों फर्मों का रजिस्ट्रेशन। एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि एक ही मोबाइल नंबर से कई फर्में पंजीकृत थी। जीएसटी चोरी पर अब सख्ती हो रही है। नई फर्मों पर जांच शुरू हो गई है। रिटर्न से ई-वे बिल तक ऑडिट किया जाएगा। 368 करोड़ की जीएसटी चोरी के बाद राज्य कर विभाग ने नई और संदिग्ध फर्मों की जांच अब शुरू कर दी है। 1 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली फर्मों के रिटर्न, ई-वे बिल और बैंक लेन देन को मिलान किया जा रहा है। 28,000 से ज्यादा फर्मों की जांच के बाद 6 फर्जी फर्मों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब इन फर्मों के कार्यालयों में जाकर, दफ्तरों में जाकर दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके अलावा रामपुर में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने सार्वजनिक जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में बिजली विभाग की वर्टिकल हेल्प डेस्क शुरू हो गई है। 15 लाख कस्टमर को फायदा मिलेगा। 3 दिन में मीटर बदलेगा। किसी भी समस्या के लिए डायल करें 1912 नंबर। लखनऊ में भी बिजली विभाग में वर्टिकल व्यवस्था लागू हो गई है। टाटा हटिया एक्सप्रेस 22 नवंबर को रद्द रहेगी। आद्रा डिवीजन में विकास कार्यों के कारण टाटा नगर से चलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी पेंशनर्स को 15 दिन बाद भी पेंशन नहीं। एचआरटीसी के पेंशनर्स में रोष व्याप्त है और ऐसे में नाराज एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन ने एक मीटिंग भी की। 11 दिसंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने का भी फैसला लिया गया है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा से जुड़ी खबर भी आ रही है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8वीं तक के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। उत्तराखंड में विद्यालय शिक्षा के कक्षा 1 से 8वीं तक के पाठ्यक्रम में अगले शिक्षा सत्र से अधिकतम 30% का बदलाव हो जाएगा। राज्य में नई शिक्षा नीति के तहत राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई है। इधर आप देखिए, सोने चांदी के दामों में 3 हफ्ते लगातार गिरावट के बाद अब चौथे हफ्ते बड़ी तेजी दिख रही है। इस हफ्ते चांदी में भी बड़ी बढ़त रही। सोना 4,694 रुपए बढ़कर 1,24,794 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। वहीं चांदी 1,59,367 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज रविवार 16 नवंबर चंद्र कन्या राशि में रहेगा। रविवार को हस्त नक्षत्र होने से मानस नाम का एक शुभ योग भी बन रहा है और इस योग में किए गए काम और पूजा पाठ जल्दी सफल होते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। और वैसे आपको बताया, आज रविवार को मेष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को लाभ मिल सकता है। वृष, सिंह, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए आज दिन सामान्य फल देने वाला रहेगा। कर्क, तुला और धनु के राशि के काम करते समय लोग सावधान रहें, लापरवाही ना करें। और बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्यार भरा सा निवेदन, आप लोगों का आशीर्वाद हमें बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। वीडियो को आपने पूरा देखा ध्यान से, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।